नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जुलाई माह के प्रथम सप्ताह के करंट अफेयर को देखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रति सप्ताह मैं आपके लिए करंट अफेयर लेकर आता रहता हूं। इसके साथ ही साथ स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन लेकर आता हूं। तो दोस्तों, वीडियो पे आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जुलाई माह का जो प्रथम सप्ताह है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है करंट अफेयर की दृष्टि से, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने का बहुत ही ज्यादा संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख आंतरिक खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का यदि हम नया निदेशक की बात करते हैं तो ये है महेश दीक्षित। ठीक है, याद रखेंगे, महेश दीक्षित को आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। देखिए, महेश दीक्षित को भारत की प्रमुख आंतरिक खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति महेश दीक्षित को खुफिया ब्यूरो का नया निदेशक नियुक्त करने के लिए प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है, और ये वर्तमान में तपन कुमार डेका का स्थान लेंगे। ठीक है, इससे पहले तपन कुमार डेका आईबी के चीफ थे। यदि हम आईबी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1887 को होता है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। कई बार एग्जाम में स्थापना या मुख्यालय से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही हेलेना मिसाइल मुख्य रूप से किस प्रकार की मिसाइल है। तो देखिए, हेलेना मिसाइल की यदि हम बात करते हैं तो ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, तो इसे हेलीकॉप्टर वगैरह से अटैच करके इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। देखिए, चर्चा में रही हेलेना मुख्य रूप से एक स्वदेशी मतलब ये है कि भारत में इसका निर्माण किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो इसके द्वारा हेलेना का विकसित किया गया है, निर्माण किया गया है, और ये एक प्रकार के स्वदेशी रूप से निर्मित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक, इसका पूरा नाम देखिएगा, हेलेना का हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग। यह तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ श्रेणी की मिसाइल है, जिसे लॉन्च करने के बाद ऑपरेटर के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होता। एक बार आप दाग दो, पहले से जो लक्ष्य रहता है वो निर्धारित रहता है, एक बार आप उसको लॉन्च कर दो, वो अपने आप लक्ष्य को प्राप्त करता है। ठीक है, यह देखिए विशेष रूप से दुश्मन के आधुनिक टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई है। यदि हम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की बात करते हैं तो यह हवा से जमीन पे मार करने की क्षमता रखता है। इसकी मारक क्षमता 500 मीटर से लेकर 7 किलोमीटर तक की दूरी तक सटीक वार कर सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन की उपाधि से सम्मानित किया गया। यह सम्मान किस देश ने दिया है। तो देखिएगा, अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स के द्वारा प्रदान किया गया यह सम्मान। यह सेशेल्स का नागरिक सम्मान है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स की यात्रा पर थे, और वहीं इन्हें यह सम्मान दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया, तो सेशेल्स के द्वारा दिया गया है। गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। यह पहली बार था जब सेशेल्स ने गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन का सम्मान प्रदान किया, जिससे प्रधानमंत्री मोदी इसके पहले प्राप्तकर्ता बन गए हैं। मतलब पहले प्राप्तकर्ता हैं जो सेशेल्स के द्वारा किसी विदेशी नागरिक को प्रदान किया गया है। यदि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और सम्मान की बात करें जो 2026 में प्राप्त किया है, तो स्लोवाकिया का पुरस्कार यह सम्मान प्राप्त किया है। स्लोवाकिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया गया है। इसके बाद 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की यदि हम बात करते हैं तो नॉर्वे के द्वारा प्रदान किया गया है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। इसके अलावा यदि हम 31वां सम्मान की बात करते हैं तो स्वीडन के द्वारा प्रदान किया गया है रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांड ग्रैंड क्रॉस से प्रदान किया गया है। तो ठीक है, ये 32वां सम्मान है। ये 33वां सम्मान है, और अभी जो प्राप्त किया गया है सेशेल्स के द्वारा, ये प्रधानमंत्री को दिया गया 34वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ये सम्मान किस देश के द्वारा प्रदान किया गया है, और आया भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश में राहत कार्यों के लिए भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। तो ऑपरेशन अमिस्ताद आपको बता दूं, वेनेजुएला में हाल ही में भूकंप आया था, और इसी भूकंप में राहत कार्यों के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया गया है, ताकि वहां के पीड़ित लोगों को सुविधा प्राप्त हो सके, जैसे खाना, दवा, ये सब चीज भारत सरकार के द्वारा मुहैया कराया जा रहा है। देखिए, भूकंप प्रस्तावित वेनेजुएला की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद नामक मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन शुरू किया है।
इस अभियान के तहत भारतीय वायुसेना के 2 C-17 ग्लोब मास्टर भारी परिवहन विमान 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाइयां, BHISMS क्यूब्स लेकर वेनेजुएला के लिए रवाना हुए हैं। वेनेजुएला में 7.2 से 7.5 तीव्रता के लगातार शक्तिशाली भूकंपों ने तबाही मचाई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यदि हम 8 तीव्रता की बात करते हैं तो ये सबसे विनाशकारी भूकंप माना जाता है। इससे काफी ज्यादा बर्बादी देखने को मिलता है। वेनेजुएला के इतिहास में पिछले 126 वर्षों में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है ये, याद रखेंगे। तीव्रता को याद रखिएगा, 7.2 से 7.5 है। भूकंप का केंद्र वेनेजुएला का याराकुई, यहाँ मात्र 39 सेकेंड के अंतराल पर 2 बैक टू बैक भूकंप आए। वैज्ञानिकों के अनुसार वेनेजुएला में आया यह साधारण भूकंप नहीं बल्कि एक दुर्लभ सिस्मिक डबलेट यानी कि दोहरा भूकंप था। चलिए अब हम बात करते हैं वेनेजुएला के बारे में। देखिए, वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है। यदि हम तेल की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वेनेजुएला में प्राप्त होता है। ठीक है, वैसे खाड़ी देशों में भी बहुत ज्यादा तेल पाया जाता है। भारत के द्वारा इन्हीं देशों से तेल का आयात किया जाता है। ठीक है, देखिए यदि हम तेल भंडार की बात करते हैं वेनेजुएला की तो 303 अरब बैरल माना जाता है। यह विश्व की कुल प्रमाणित भंडार का लगभग 17% है। अधिकांश तेल भारी और अति भारी है, जिसे निकालना और रिफाइन करना महंगा पड़ता है। वेनेजुएला की बात करें तो इसकी राजधानी काराकास है। मुद्रा वेनेजुएला बोलीवर है। आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। महाद्वीप की बात करते हैं तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है। हाल ही में ट्रंप के द्वारा यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा यहाँ के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, और अभी यहाँ आंतरिक राष्ट्रपति के द्वारा कार्यभार चलाया जा रहा है। देखिए यदि हम बात करते हैं वेनेजुएला की तो विश्व का सबसे ऊंचा झरना यहीं पाया जाता है। हम्बोल्ट ग्लेशियर से समाप्त होने के साथ ही वेनेजुएला ने अपने सभी ग्लेशियर खो दिए हैं। तो ठीक है, एक ग्लेशियर, एक यदि हम झरना की बात करते हैं तो सबसे ऊंचा झरना यानी कि एंजल जलप्रपात, एग्जाम में पूछा गया है कहाँ पाया गया है, मतलब कहाँ स्थित है। तो एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला बहुत ही ज्यादा अभी हाईलाइट रहा है। 2026 की हम बात करते हैं क्योंकि यहाँ के राष्ट्रपति को अवैध रूप से राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, उस पर इल्जाम लगाया गया था ड्रग्स तस्करी को लेकर, हथियार, अवैध हथियार को लेकर, तस्करी को लेकर इन पर मुकदमा चलाते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र शुरू करने वाला दुनिया का पहला कौन बन गया है? तो कौन सा देश है जो हाइड्रोजन उत्पादन शुरू करने वाला देश है? देखिए यदि हम इसकी बात करते हैं हाइड्रोजन उत्पादन का, तो भारत के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है। परमाणु रिएक्टर की ऊष्मा का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। इसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कल्पकम तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे ये एक प्रकार के परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया। तो भारत की अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेन स्टोक्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वे किस टीम के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? यदि हम वेन स्टोक की बात करते हैं तो ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। देखिए, इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान और दिग्गज ऑलराउंडर बेन स्टोक ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इसकी करियर की हम बात करते हैं तो 2011 में पदार्पण किया था। उनके शानदार प्रदर्शन के दम पर इंग्लैंड ने 2019 का वनडे वर्ल्ड कप और 2022 का T20 वर्ल्ड कप भी जीता है। उपलब्धियों की बात करते हैं तो इन्होंने 7000 से अधिक रन बनाए हैं, 250 से अधिक विकेट दर्ज किए हैं और वह जैक्स कैलिस के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी भी बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? ठीक है, सबसे ज्यादा विकेट की हम बात करते हैं तो ये है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा भारत की खिलाड़ी है, बॉलर है। देखिए 28 जून को दीप्ति शर्मा ने महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। दीप्ति के अब तीनों फॉर्मेट मिलाकर 356 इंटरनेशनल विकेट हो गए हैं। दीप्ति ने टेस्ट में 22, वनडे में 166 और T20 में 168 विकेट हासिल किए हैं। और इस तरह दीप्ति ने झूलन गोस्वामी के 355 विकेट के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। तो देखिए यहाँ पे झूलन गोस्वामी और दीप्ति दोनों के बीच टक्कर है। इस उपलब्धि के साथ दीप्ति शर्मा महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज भी बन गई है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, किसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो विक्रम
साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की हम बात करते हैं तो ये है उपेंद्र पी राजीव। देखिए, वरिष्ठ वैज्ञानिक यूपी यानी कि उपेंद्र पी राजीव को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। इससे पहले इसी केंद्र में एसोसिएट डायरेक्टर के पद पर ये कार्यरत थे। कौन सा देश आधिकारिक रूप से 61 संरक्षित स्थलों के साथ यूनेस्को की विश्व धरोहर राजधानी बन गई है? विश्व धरोहर राजधानी का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा देश है जहां सबसे ज्यादा यूनेस्को स्थल स्थित है। ठीक है, तो इटली की हम बात करते हैं तो इटली में सर्वाधिक 61 यूनेस्को स्थल स्थित है और इसी के तहत इटली को यूनेस्को धरोहर की राजधानी भी कहा गया है। देखिए, 61 यहाँ पे है कुल विश्व धरोहर स्थल। दुनिया की एकमात्र देश है जहां इन धरोहर का सबसे बड़ा और समृद्ध संग्रह मौजूद है। इटली प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर जर्मनी है। ठीक है, इटली के पास 61 स्थल है, चीन के पास 60 स्थल है और जर्मनी के पास 55 स्थल है। यदि हम यूनेस्को की बात करें, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो धरोहर को संरक्षित करने का कार्य करती है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को होता है। मुख्यालय पेरिस में है यानी कि फ्रांस में और वर्तमान महानिदेशक है खालिद एल एनानी। ठीक है, तो ये सब चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। यूनेस्को के बारे में पूछा गया है एग्जाम में कि इसकी मुख्यालय कहाँ है, स्थापना कब हुआ है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट्स में एक उत्तर दीजिएगा कि भारत के पास कितने विश्व धरोहर स्थल है। भारत के पास कितने विश्व धरोहर स्थल है? ठीक है, कितने विश्व धरोहर स्थल है और नवीनतम कौन सा है? ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन को उत्तर आप जरूर दीजिएगा। किस खिलाड़ी ने अंजू बॉबी जॉर्ज के 22 वर्ष पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़कर 6.88 मीटर की छलांग का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है एनसी सोजन, याद रखेंगे। अंजू बॉबी जॉर्ज का रिकॉर्ड तोड़ा गया है। 22 वर्ष पुराना रिकॉर्ड है ये और बहुत अच्छी बात है। 6.88 मीटर की छलांग लगाई है ये। देखिए, अंजू बॉबी जॉर्ज का 22 वर्ष पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड केरल की कहाँ की रहने वाली है? केरल की रहने वाली है एथलीट एनसी सोजन ने तोड़ा है। उन्होंने भुवनेश्वर में आयोजित नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में 6.88 मीटर की लंबी छलांग लगाकर यह नया रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज 2004 में एथेंस ओलंपिक में 6.83 मीटर का रिकॉर्ड बनाया था। तो 83 मीटर और ये 88 मीटर, 0.88 है ना। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान और किस राज्य ने हाल ही में यमुना जल परियोजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राजस्थान और हरियाणा आपस में यमुना नदी को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि इसके जल का बंटवारा सुनियोजित रूप से हो सके। तो इसका सही उत्तर देखिए हरियाणा है। राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल परियोजना को लेकर एक ऐतिहासिक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ जिसका उद्देश्य 32 साल पुराने यानी कि 1994 में हुआ था जल बंटवारे समझौते को लागू करना है। इसके तहत भूमिगत पाइपलाइनों के जरिए राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों और हरियाणा के हिस्सों में पेयजल पहुंचाया जाएगा। जल का उपयोग परियोजना के जरिए मानसून के महीनों यानी कि जुलाई से अक्टूबर में हरियाणा में उपलब्ध अतिरिक्त पानी का उपयोग किया जाएगा। लाभान्वित क्षेत्र की बात करते हैं तो राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्र हैं। राजस्थान के सीकर, चूरू, झुंझुनू के लगभग 75 लाख लोगों को पानी मिलेगा पीने के लिए। वही हरियाणा के भिवानी और फतेहाबाद क्षेत्रों के निवासियों को भी पेयजल की आपूर्ति होगी। ओके, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में इनका दौरा भारत में हुआ था। तो किस देश की प्रधानमंत्री है? नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री किस देश की है या फिर इस देश की प्रधानमंत्री कौन है? दोनों में से किसी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो देखिएगा, प्रधानमंत्री साने तकाइची 1 से 3 जुलाई तक भारत के दौरे पर रही है। तो ये जापान की प्रधानमंत्री है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साने तकाइची जापान की प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 16वें, याद रखिएगा 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 1 से 3 जुलाई 2026 को नई दिल्ली की आधिकारिक यात्रा पर थी। ठीक, यह प्रधानमंत्री तकाइची का भारत का पहला आधिकारिक दौरा होगा। ठीक है, दौरा कंप्लीट हो चुका है। आज वर्तमान में 5 जुलाई है और रिकॉर्ड भी 5 जुलाई को हो रहा है और आज ही अपलोड किया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि हर संडे शाम को 6 बजे आपको वीकली करंट अफेयर मिलता है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी अगस्त 2025 में जापान के दौरे पर थे। वे 15वें
भारत जापान सालाना समिट में शामिल हुए थे। ठीक है, तो प्रतिवर्ष होता है, अभी हाल ही में फ्रांस के मध्य भी हुआ था। ठीक है, तो कई देशों के मध्य होता है, मतलब भारत कई देशों के मध्य इस प्रकार के द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिजों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामांकन भेजा है? ये मेघालय राज्य का है। तो मेघालय राज्य में स्थित है ये लिविंग रूट ब्रिज। इस प्रकार के आप देख सकते हैं प्राकृतिक चीजों को उपयोग किया गया है, मतलब ये पेड़ पौधों के जड़ों को ही, ठीक है, तनों को इस्तेमाल करके इस प्रकार से ब्रिज का निर्माण किया गया है। देखिए, भारत ने मेघालय के लिविंग रूट ब्रिजों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामांकन भेजा है। ये पुल खासी और जनजातीय समुदायों के पारंपरिक जैव इंजीनियरिंग और प्रकृति के साथ संतुलित जीवन शैली का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? ठीक है, तो किसका? तो ये है रवि अग्रवाल। ठीक है, सरकार ने सीबीडीटी चेयरमैन रवि अग्रवाल का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। वे जून 2024 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए, वित्त मंत्रालय के तहत वह वित्त समिति भारत सेमीकंडक्टर मिशन, है ना, याद रखेंगे, भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू करने के लिए कितनी राशि के बजट प्रस्ताव को मंजूरी देने वाली है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.25 लाख रुपए। भारत सेमीकंडक्टर मिशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है, यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, यदि आप सिविल सर्वेंट के एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा, आपके मेंस में, प्री में, दोनों से क्वेश्चन बनता है। वित्त मंत्रालय के तहत वह वित्त समिति भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 1.25 लाख करोड़ के बड़े परिव्यय को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण और डिजाइन हब के रूप में स्थापित करना है। तो भारत सरकार का लक्ष्य था कि 2025 के अंत तक, ठीक है, खुद का अपना सेमीकंडक्टर निर्माण कर लिया जाए, और इसी के तहत भारत सरकार सफल भी हो चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस तिथि से मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लागू हुआ है? ठीक है, तो मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी, तो ये 1 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट करके रखिएगा। इसका डिटेल्स वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल रखा हूँ, उसे भी आप वॉच कीजिए। ठीक है, देखिए, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत भारत को 2047 तक विकसित देश बनाना है, और पहले मनरेगा की बात करते हैं तो 100 दिन तक रोजगार की गारंटी दिया जाता था। अब इसके तहत 125 दिन की रोजगार की गारंटी दिया जा रहा है, और बहुत सारी खामियों को दूर करते हुए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को लागू किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस स्थान पर बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? ओके, तो कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। देखिए, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भारत के नई दिल्ली शहर में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। यह टूर्नामेंट 17 से 23 अगस्त 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इससे पहले भारत आखिरी बार 2009 में इस चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। यदि हम BWF की बात करते हैं तो देखिए, ये बैडमिंटन से संबंधित शीर्ष संस्था, जैसे हम क्रिकेट की बात करते हैं ICC है, वैसे ही ये बैडमिंटन के संबंध में शीर्ष संस्था है। इसका पूरा नाम बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है। इसकी स्थापना 1934 में होता है। ठीक है, इस समय शुरुआत में इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन के तौर पर इसकी स्थापना किया गया था। बाद में 2006 में इसका नाम बदलकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रखा गया। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। इसका अध्यक्ष सुनिंग पतामा है, ये थाईलैंड के रहने वाले हैं। देखिए, BWF के द्वारा थॉमस कप, उबर कप, सुंदरमन कप, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप और BWF वर्ल्ड टूर फाइनल, इस तरह के प्रमुख टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। भारत को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी SDG इंडेक्स 2026 में कौन सा स्थान दिया गया है? ठीक है, तो SDG इंडेक्स की बात करते हैं तो देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये UN के द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया जाता है। वर्तमान में भारत का 94वां रैंक है। ठीक है, याद रखेंगे, 94वां रैंक है भारत का। ठीक है, और भारत कुल 100 में से 68.3 स्कोर के साथ रहा है। प्रथम 3 स्थान की बात करते हैं तो फिनलैंड प्रथम स्थान पर, स्वीडन सेकंड स्थान पर और डेनमार्क थर्ड स्थान पर है, और वही अंतिम स्थान पर साउथ सूडान है। देखिए, SDG की बात करते हैं तो SDG के तहत कुल 17 लक्ष्यों को रखा गया है, और इस 17 लक्ष्यों को 2036 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2026 में सबसे ज्यादा विदेशी रिजर्व वाला देश कौन है? ठीक है, विदेशी रिजर्व भंडार, तो चीन के पास सबसे ज्यादा विदेशी रिजर्व है। ठीक, यदि हम चीन के बाद देखिए बात करते हैं तो उसके बाद जापान है, फिर स्विट्जरलैंड है, फिर ताइवान है, इंडिया फिर 5वें नंबर पर दिख रहा है यहाँ पे, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इंडिया 5वां 2 स्थान पर है। भारत के पास $543 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला 10वां देश कौन बन गया है? ठीक है, तो यूपीआई को अपनाने वाला 10वां देश ग्रीस बन गया है। 9वां देश की बात करते हैं तो 9वां देश याद रखिएगा, इससे पहले कंबोडिया थे। ठीक है, तो कंबोडिया 9वां देश था, हाल ही में ये अपना कंबोडिया के द्वारा अपनाया गया था, तो 9th क्रम के देश है। चलिए आगे देखते हैं, तो ग्रीस 10वां देश बन गया है। तो कहाँ कहाँ है ये? यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस, कतर, कंबोडिया और अब ग्रीस है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में किदाम्बी श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? तो किदाम्बी श्रीकांत की हम बात करते हैं यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 की, तो देखिए इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया है। ओके, भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में रजत पदक जीता है। कैलिफोर्निया, अमेरिका में खेले गए पुरुष एकल के फाइनल मुकाबले में उन्होंने चीनी ताइपे के शू ली यांग के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा और वह उप विजेता रहे हैं। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।